इस शेखावाटी की धरती ने दुश्मनों की गोलियों को झेलना और दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले वीर यहां से मिले। पूरे विश्व में कितने साइंटिस्ट दिए। इन छोटी छोटी बातों से जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं कि किसी भी बड़े काम को करने में उम्र बाधा नहीं होती है। और वो जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, वो अरुणिमा सिन्हा कौन है? मैं यहाँ आते ही दो प्रकार के स्टूडेंट्स देख रहा हूं मेरे सामने। एक वो जिनको आज अवार्ड मिला है, एक वो जिनको कल अवार्ड मिलने वाला है। इसके अलावा और कोई नहीं बैठा यहाँ। तो ये सारे लोग उस धरती से, खासकर जहां हम बैठे हैं, ये धरती कैसी जरा सोचिए। इस शेखावाटी की धरती ने भारत के सबसे फ्रंट्स पे जाकर और अपना सीना चौड़ा करके दुश्मनों की गोलियों को झेलना और दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले वीर यहां से मिले। ये वो धरती है जिसने भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े व्यवसायी, बिजनेसमैन दिए हैं जिसकी तुलना की नहीं जा सकती। ये वो धरती है जिसने पूरे विश्व में कितने साइंटिस्ट दिए। और ऐसी इस धरती में आप और मैं यहाँ आज मिल रहे हैं। आपने मुझे बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है। तो मैं कुछ दो तीन छोटी छोटी घटनाएं केवल इतना ही बता पाऊंगा आपके लिए, लेकिन वो घटनाएं वो जिन्होंने मेरे जीवन पे भी प्रभाव डाला। एक लड़का था, 10वीं कक्षा की परीक्षा दे ली, 10th पास कर ली थी। हिंदी मीडियम से था वो। 10th की पास करने के बाद में 11th में एडमिशन लेना था। पूरा परिवार कलकत्ता में रह रहा था और उस लड़के को जिस कॉलेज में एडमिशन लेना था वो सेंट जेवियर्स कॉलेज, वो इंग्लिश मीडियम में था। और वो कॉलेज उस समय में पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा माना जाता था, इसलिए उसकी इच्छा थी कि मैं इसी कॉलेज में एडमिशन लूं। वो प्रिंसिपल साहब के पास गया, उनसे मिला और उसने जब कहा कि मैं आपके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं, प्रिंसिपल ने मना कर दिया। प्रिंसिपल का मानना था कि एक लड़का जो 10th तक हिंदी मीडियम में पढ़ के आया है, वो हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकता है, ये उनका विश्वास नहीं था। उन्होंने मना कर दिया। तो ये लड़का, इसने हिम्मत नहीं आ रही है, ये रोज उन प्रिंसिपल साहब के रूम के बाहर जाता था और बैठ जाता था। एक दिन, 2 दिन, कई दिन, बहुत दिन निकल गए। तो प्रिंसिपल साहब को उस पर फिर दया आई और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एडमिशन तो देता हूं, लेकिन यहां तुम पढ़ पाओगे, ये विश्वास उसको नहीं था। तो फिर उस लड़के ने फर्स्ट ईयर में इंग्लिश की अच्छी तैयारी की। उस समय कॉलेज हाई स्कूल के यानी 10th के बाद होता था, तो उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था 11वीं में। तो फर्स्ट ईयर जो था, 11वीं जो थी, उसने इंग्लिश की तैयारी की। सेकंड ईयर में वो ठीक था। और आपके और मेरे लिए ये गर्व का भी विषय है, आश्चर्य का भी विषय है कि जब वो फाइनल ईयर में आया कॉलेज के, उसने पूरा कॉलेज टॉप किया। लेकिन इससे भी बड़े गर्व का विषय है कि वो कौन था? वो इसी शेखावाटी का लाल था जिसका नाम था लक्ष्मी निवास मित्तल। और मैंने आपको ये सुनाया क्योंकि हम सब उसी धरती से, उसी जगह से आए हैं। ये जो लक्ष्मी निवास मित्तल है, इन्होंने एक सेंटेंस बोला। कभी कभी आपको और मुझे उस सेंटेंस को अपने मन में दोहराने की जरूरत पड़ती है। एंड ही सेड समटाइम्स, यानी उसने तो ये कहा था, आई वॉन्टेड टू प्रूव माई प्रिंसिपल रॉन्ग। कभी कभी हमारे बारे में जो ये धारणा बना लेते हैं ना कि हम ये नहीं कर सकते, हम साइंस में अच्छे नहीं हैं, हम मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं, हम अच्छा स्पोर्ट्स नहीं करते, हम अच्छा गीत नहीं गाते, हम अच्छा लिख नहीं सकते। कभी कभी जो ये कहते हैं वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ राइट एंड देमसेल्व्स रॉन्ग, उनको हमको रॉन्ग प्रूफ करना होता है। इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो जो आपके बारे में ऐसी धारणा बना सकता है या बनाता है या आपको बताता है कि हम कहीं सफल नहीं हो सकते, उसको गलत करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। ये लक्ष्मी निवास मित्तल के जीवन से पता लगता है। और आज वो कहाँ है? तो दुनिया के स्टील किंग माने जाते हैं। वो हमारे, यानी आपके और मेरे बीच में से कहीं आए हैं। ऐसा, इस तरह का जीवन केवल उन्होंने नहीं जिया। एक छोटी कहानी आपको और सुनाता हूँ। 2 दोस्त थे, एक 5 साल का था और उसका दोस्त था वो 8-9 साल का था। और दोनों दोस्त बातें करते करते अपने गांव से थोड़ा बाहर चले गए। गांव का समय था, वो थोड़ी पुरानी बात है। तो गांव से बाहर चले गए, तो थोड़ा दूर चले गए और वहां जाते जाते बातों में, जैसे दोस्त होते ना, इतना मस्त हो गए कि पता ही नहीं रहा जा कहाँ रहे। और चलते चलते अचानक जो बड़ा दोस्त था 8-9 साल का, उसका पैर एक कुएं की मुंडेर पे आ गया। उसमें 10-12 फीट नीचे पानी था और वो उस कुएं में फिसलकर गिर गया। तो आमतौर पे पहले कुएं में क्या होता था, एक रस्सी थी साथ होती थी और एक बाल्टी होती थी, तो कोई अगर वहां से निकल रहा है तो पानी पी सकता है। तो जो छोटा दोस्त था, जो बाहर था, उसको अपने दोस्त को बचाना था। आसपास कोई नहीं, दूर दूर तक बिल्कुल बियावान। वो आवाज भी लगाएगा तो किसको लगाएगा? वो चिल्लाया बचाओ बचाओ, लेकिन कौन है वहां? कोई नहीं था। तो जो छोटा दोस्त था
इसने तुरंत वो बाल्टी उठाई, उसको फेंका कुएं में और अपने बड़े दोस्त को बोलता है, इसको पकड़ो, बाहर आ जाओ। अब संघर्ष चल रहा है जबरदस्त, पसीना पसीना हो गया, सारी मांसपेशियां तन गई, चेहरे पर यह भाव कि नहीं, इसको बाहर लाना ही है मुझे। और किसी तरह से बहुत मेहनत के मशक्कत के बाद वो अपने दोस्त को बाहर निकाल लेता है। बाहर ले तो आता है, अपने दोस्त को लेके गांव में जाते हैं। तो गांव के लोगों को जब ये बात पता लगती है तो कोई विश्वास ही नहीं करता, सब मना कर देते हैं, क्या बात कर रहे हो, जो छोटा सा लड़का पानी की बाल्टी भरी हुई कुएं में से नहीं खींच सकता और वो अपने इस इतने बड़े दोस्त को खींच लाएगा, किसी को विश्वास नहीं हुआ, किसी को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन उस गांव में एक बुजुर्ग थे, गांव के सबसे समझदार आदमी, वो बोलते हैं कि अगर ये बच्चा कह रहा है तो ये सच होगा। तो लोगों ने कहा कि नहीं, हमें तो विश्वास नहीं है। तो उन्होंने कहा, वो बात आप सबके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, जरा सोचिए। और ये जो मैं बोलने वाला हूं, ये केवल बच्चों के लिए नहीं है, उनके टीचर्स, उनके गार्डियंस, उनके अभिभावकों के लिए भी उतना ही जरूरी, आपके और मेरे सबके लिए। उस जो वृद्ध व्यक्ति था, उसका उत्तर आपने मन में बसा लेना। उसने कहा कि ये अपने दोस्त को इसलिए उस कुएं में से खींच पाया क्योंकि दूर दूर तक कोई उसको ये बताने वाला नहीं था, तू ये काम कर नहीं सकता। कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए वो कर पाया। तो जो हमें ये कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, इट्स अ चैलेंज फॉर यू, उनको बताइए नहीं, मैं कर सकता हूं, और आप वो करके दिखाइए। और ऐसा केवल आप नहीं है, हमारे यहाँ के कितने बच्चे, आपने कई नाम सुनोगे, जरा गूगल करिएगा या यूट्यूब पे जाइएगा, आपको कई नाम सुनने को मिलेंगे। प्रणव मिस्त्री, अंगद दरियानी, अकृत जसवाल, ऐसे कितने बच्चे हैं। प्रणव मिस्त्री कौन है, जरा सर्च करिएगा। प्रणव मिस्त्री ने आईटी में वो अपना काम करना चाहता था और उसने क्या किया है, वो दीवार पर कहीं भी खड़े खड़े कंप्यूटर चलाता है, केवल अपनी उंगलियों से। वहां कोई फिजिकल कीबोर्ड नहीं है, कोई माउस नहीं है, वहां कोई और कंप्यूटर नहीं है, बट जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल पेंडेंट कैमरा, वो कैमरा उसके यहाँ लगा हुआ है और उसकी उंगली में कुछ सेंसर्स हैं और उनसे वो पूरा कीबोर्ड फंक्शन करता है, वो सब कुछ करता है। जब आप गूगल करेंगे तो मैं लंबा नहीं करूंगा क्योंकि आपके लिए है ये एक्सरसाइज, आप जाइए सर्च करिए। अंगद दरियानी है, अंगद दरियानी ने 9वीं कक्षा के अंदर स्कूल छोड़ा। उसने कहा, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ स्कूल छोड़ने के लिए, ध्यान रखना, पढ़ाई हमें करनी है सबको। वो इन्वेंशन करना चाहता था और इसलिए उसने अपनी इन्वेंशन, कैसी इन्वेंशन की है, जो बच्चे देख नहीं सकते उनके ब्रेल लिपि में उनको पढ़ना होता है, लेकिन ब्रेल लिपि में बनाने के लिए फिर एक प्रिंटर चाहिए होता है। उसने कुछ ऐसी डिवाइस बनाई है कि जिनसे बहुत आसानी से वो जो देख नहीं सकते वो पढ़ लें। वो भारत का ही बच्चा है। अकृत जसवाल, वो 9, 10, 11 साल का था, तब उसने अपनी बहन के हाथों की जो आग की वजह से टेढ़ी हो गई थी उंगलियां, उनको सीधा कर दिया, सर्जरी कर दी थी। वो हिमाचल का कहीं का है। तो जब हम सर्च करेंगे तो पता लगेगा हमारे ही बीच में ऐसे छोटे छोटे बच्चे, पता नहीं कितना बड़ा बड़ा काम करने वाले लोग हैं। तो इसीलिए अपने महापुरुष कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बड़ा तब नहीं बनता कि वो अलग काम करता है, बल्कि तब बनता है वो जो काम को अलग तरीके से करता है। ये काम को अलग करना क्या होता है, ये काम को अलग करना होता है जैसा हनुमान जी ने किया। कैसे किया उन्होंने, हनुमान जी को छोटा सा काम बताया था, और क्या काम था कि आपको जाना है और ये जो लंका, इसमें जाके पता लगाना है कि माँ सीता वहां है कि नहीं, बस दैट्स ऑल, इतना छोटा सा काम। तो हनुमान जी गए और उन्होंने केवल इतना नहीं किया, उन्होंने क्या क्या किया जरा सोचिए। जाते समय में यहां से लेकर, यानी भारत की धरती से लेकर लंका तक, बीच में जो भी बाधा है ना, कहीं सुरसा के नाम से राक्षसी आ गई, लंकिनी आ गई, उनको सबको समाप्त कर दिया। लंका पहुंच गए, लंका पहुंच के अशोक वाटिका में पता लगा लिया कि माँ सीता कहाँ है। पता लगाने के बाद में उनको भरोसा दिला दिया कि चिंता मत करो, हम थोड़े दिनों बाद वापस आ रहे हैं सबके सब। साथ ही साथ रावण का जो छोटा बेटा था अक्षय कुमार, उसको परास्त कर दिया। रावण के दरबार में चले गए, रावण के दरबार में जाके रावण को चैलेंज कर दिया, देख किससे पंगा ले रहा है, मैं अकेला ही काफी हूं तुम सबके लिए, तो अगर मेरे भगवान आ गए तो तेरा क्या होगा। उसको इतना समझा दिया और उसके बाद पूरी लंका में आग लगा के पूरी लंका में बता दिया कि जिनसे आपका देश युद्ध कर रहा है, आपका राज्य युद्ध करना चाहता है, जिसके शासन में आप सब हो रावण, मैं उनके साथ, उनका केवल अकेला दूत मात्र हूं, मैं इतना कर सकता हूं, वो आ गए तो क्या होगा। और यहाँ पे रुके नहीं है, काम एक बताया था छोटा सा, माँ सीता का, वो पता लग ही गया था, जा सकते थे वापस, पर रुके नहीं। क्या किया उन्होंने, एक काम और किया, पूरे लंका में भगवान राम का
कौन ऐसा है जो उनकी भक्ति करता है, जो हमारे पक्ष का है। ऐसे विभीषण का पता लगा के भी आ गए। इसलिए वो कोई काम अलग करना है ऐसा जरूरी नहीं। जो काम करते हैं वो आपकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी से आप करते हैं क्या, अधिकतम क्षमता से आप करते हैं क्या। वो छोटा सा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप केवल एक छोटा सा आंसर लिखते हैं, कितना सुंदर लिखते हैं, आपकी राइटिंग कैसी है, आप उसमें पॉइंट्स कैसे बना रहे हैं। इन छोटी छोटी बातों से जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए एक बात और साथ में, कि किसी भी बड़े काम को करने में उम्र बाधा नहीं होती है। छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़े काम करते हैं। महाराणा प्रताप का तो हमने सुना, जिन्होंने केवल 11 साल में एक शेर का शिकार कर दिया था। साथ ही साथ अब ये जो 2-3 दिन है ना, ये भी ऐसे ही आप जरा सोचिए, 2 बच्चे हैं, एक 9 साल का, एक 7 साल का। नाम है जोरावर सिंह, फतेह सिंह। और दोनों के दोनों बच्चे सरहिंद के नवाब ने जब पकड़ लिया, ये दोनों कौन है? गोविंद सिंह जी के बच्चे, गुरु गोविंद सिंह जी के। सरहिंद के नवाब ने पकड़ लिया, पकड़कर जब उनको कहा कि तुम अपना धर्म बदलो, नहीं तो तुम्हें दीवार में जिंदा चुना देंगे। छोटे छोटे बच्चों ने क्या कहा? दीवार में जिंदा चुनना मंजूर है, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। और वो दोनों बच्चे, जरा सोचिए, हम में से ज्यादातर 9 और 7 साल से तो बड़े ही हैं, लेकिन छोटे बच्चों का संकल्प कितना कठोर था कि दीवार में जिंदा चुन दिए गए, अपना धर्म नहीं छोड़ा। 26 दिसंबर जो कल है, वो दिन है। ये होती है संकल्प की शक्ति, ये होता है सामर्थ्य, ये होता है देशभक्ति। और वो जज्बा आप सब में भी मैं देख रहा हूं। बस केवल एक छोटी सी कहानी सुनाकर मैं मेरी बात पूरी करूंगा। और एक कहानी है अरुणिमा सिन्हा की। आप कहेंगे कहानियां सुनाए जा रहे हैं। मुझे लगता है हमारे पास में जीवन में ये अनुभवों को सुनने के अलावा और कोई तरीका नहीं होता कि जिससे हम मोटिवेट होते हैं। ये जो अनुभव है, किसी ने अपना जीवन वैसा जिया, वो ये बताता है कि जैसा वो हाड़ मास का है, जैसे उसकी श्वास चलती है, वैसे मैं भी इसी हाड़ मास को, मेरी भी श्वास चलती है। और इसलिए जो वो कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। केवल ये एक आपस में समानता ढूंढना, इसके लिए अनुभव काम आते हैं। और वो जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, वो अरुणिमा सिन्हा कौन है? वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर थी। ट्रेन में जा रही थी, 17-18 साल की रही होगी तब। और अचानक कुछ लुटेरे उसकी चेन लूटने के लिए आए, तो छीना झपटी में, यानी वो अपने आप को बचा रही थी, तब ट्रेन से धक्का लुटेरों ने दे दिया। तो दूसरी पटरी पर दूसरी ट्रेन जा रही थी, उससे टकराई और नीचे गिर गई, और इसका एक पैर कट गया। रात भर वो वहां पड़ी रही। अब उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी, हिल भी नहीं सकती, केवल दिमाग चल रहा था। एक पैर कट गया था जिसमें से हड्डियां बाहर आ गई थी। और अरुणिमा खुद कहती है कि रात भर पटरियों के पास छोटे छोटे चूहे उसका मांस नोच के खा रहे थे। सुबह हुई, उसको वहां के पास के हॉस्पिटल में पहुंचाया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने कहा, हमारे पास ना तो ब्लड है, ना एनेस्थीसिया है, बेहोश कैसे करें, पैर कैसे काटे। ये अरुणिमा बोलती है, आप चिंता मत करिए एनेस्थीसिया की, आप पैर काटिए। और तब डॉक्टर्स ने ब्लड की, 2 डॉक्टर्स ने वहां पे उनको ब्लड दिया, उनका पैर बचा। 4 महीने दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चला। उन 4 महीने में अखबार में छपता है, अरुणिमा आत्महत्या करने वाली है, अरुणिमा जीवन से निराश है। अरुणिमा ने जब वो पढ़ा तो उसने संकल्प किया कि मैं ना तो आत्महत्या करूंगी, ना मैं जीवन से निराश हूं, मैं वो करके दिखाऊंगी जिसके कारण से आने वाली कई जनरेशन को एक प्रेरणा मिले। और तब आप सोच सकते हैं, हो सकता है आप में से किसी के दिमाग में चल रहा होगा, उसने कोई ऑफिस ज्वाइन किया होगा, किसी बैंक में नौकरी की होगी, किसी और कोई टीचिंग का प्रोफेशन कर लिया होगा, जहां कहीं भी अपने प्रोस्थेटिक यानी नकली पैर से वो जा सकती है, चले गई होगी। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनकर, जब आप सुनेंगे कि उसने ये तय किया वो माउंटेनियरिंग करेगी और एवरेस्ट को फतेह करेगी। एवरेस्ट, एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, एक पैर से, एक पैर, आधा पैर नकली है। जब पहली बार, और कैसे जाएगी, तो उसको पता लगा कि बचेंद्री पाल से, जो हमारे यहाँ की भारत की जो पहली महिला है एवरेस्ट पे चढ़ने वाली, उसको पता लगा कि मैं इनके पास जाऊं, ये मुझे मार्गदर्शन करेंगे। वो गई। सड़क से जो पहला कैंप था, वहां आम आदमी को जाने में 2 मिनट लगते थे, उसको 3 घंटे लगे। 3 घंटे। ये कहानी, मेरा आपसे निवेदन है, जाके YouTube पे पूरी देखिए। मेरे पास टाइम कम है, मैं कम शब्दों में बताऊंगा। जब उसको 3 घंटे लगे, वो ये कहती है खुद, मुझे पता लगा मैंने क्या संकल्प किया, और मुझे उसके लिए केवल कहना
ये काफ़ी नहीं है, मुझे उसके लिए कितना करना पड़ेगा। इसने अपनी तैयारी की, बेस कैंप्स होते हैं, फिर उसके बाद में पहला कैंप, दूसरा कैंप, तीसरा कैंप, तीसरे कैंप के बाद में चौथा कैंप, जो फाइनल कैंप होता है, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 0 होती है, बिल्कुल जो नीली और ठंडी बर्फ दिखती है, दूर से बहुत सुंदर लगती है, वो जानलेवा होती है बात। सुबह 11 बजे से पहले पहले एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच जाना होता है। उसके बाद में कहते हैं सुसाइड अटेम्प्ट होता है। वो जा रही है, उसका जो सहयोगी शेरपा है उसके साथ जो था, वो ऊपर जाने के बाद में उसको बोलता है अब तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। और उस समय में भी वो जब जा रही थी तो जो रास्ता था ऊपर जाने वाला, उसमें दोनों ओर कई लाशें हैं जो गए थे, अटेम्प्ट किया था जिन्होंने एवरेस्ट, लेकिन चढ़ नहीं पाए। उन लाशों को उलांगते हुए जा रही है। वो किसी तरह से, वो बार बार उसको कह रही है शेरपा को, नहीं मुझे जाना ही है, मुझे जाना ही है, मुझे जाना ही है। ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म है, तब वो पहुंच गई एवरेस्ट के ऊपर। एवरेस्ट पे पहुंच के और अपने उस शेरपा को बोलती है एक फोटो तो ले लो। शेरपा कहता है क्या हो रहा है, अभी यहाँ से चलने की भी ऑक्सीजन नहीं बची है, नीचे चलो। वो बोलता है एक फोटो तो ले लो। शेरपा ने फोटो खींच लिया। तो ये बोलती है, ये खुद बोलती है कि जैसे ही मैंने फोटो खिंचवाया ना, उसके बाद शेरपा को और गुस्सा आया, क्योंकि मैंने बोला अब वीडियो भी बनाओ, वीडियो बनाओ। 4-5 कैमरे लेके गई। शेरपा ने कहा वीडियो किस लिए बनाना है? उसने कहा कि जाते समय हो सकता है मैं बचूं नहीं, मैं बचूंगी तो नहीं, लेकिन ये वीडियो सबको बताएगा कि मैंने एवरेस्ट फतेह किया है। और वो आते समय में रास्ते में गिर गई, ऑक्सीजन खत्म हो गई। अब ये जो आगे वाली बात मैं आपको बता रहा हूं ना बच्चों, ये जरा आप अपने साथ हमेशा रखिएगा अपने मन में। उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई, वो गिर गई, कोई साधन नहीं था वहां पे। तब अचानक कहीं से एक ब्रिटिश क्लाइंबर आया और उसको भी ऊपर जाना था, लेकिन जा नहीं सकता था, शायद मौसम खराब हो गया। वापस लौट रहा था, 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर थे, एक सिलेंडर उसने फेंक दिया था, एक ही ले जा सकता था। वो सिलेंडर इसको मिला, इसकी ऑक्सीजन बच गई, किसी तरह से नीचे आ गई, किसी तरह से। ये कहानी लंबी है, मैं खत्म कर रहा हूं इसको। वो जब वापस नीचे आई, उसके बाद में दुनिया भर ने उसके, कितने उसके सेमिनार में लोगों ने उसको सुना। उसने अपने जो एक्सपीरियंस शेयर किए ना, वो एक्सपीरियंस में कुछ लाइनें वो बोली, मैं भी वही लाइन आपके सामने कुछ बोल रहा हूं। उसने कहा मैंने ये तय किया था कि सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा मैं खुद हूं, मैं अपने आप को मोटिवेट करूंगी चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे। और इसलिए मैंने, आपका सबका भी मोटिवेशन कौन है? आप खुद हैं। आप चाहे पढ़ाई करें, आप चाहे स्पोर्ट्स में जाएं, आप किसी भी और एक्टिविटी में जाएं। मैं नहीं कहता हर कोई पढ़ाई में फर्स्ट आएगा, आ सकता है, सब आ सकते हैं, लेकिन जो आपका टैलेंट है, जो आपकी रुचि है, उसके अनुसार अपने आप को पहचानते हुए दुनिया में हम ऐसा काम करके जाएं। जब ये 2 लाइन बोलते हैं ना, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, वही सूरमा है जग में दुनिया में पूजा जाता है। तो जो आप पद चिन्ह बनाएंगे उस पर दुनिया चले, ऐसा किसी भी, कोई भी चीज हो सकती है, वो आर्मी हो सकती है, साइंटिस्ट हो सकते हैं, नेवी हो सकती है, कुछ भी, जो भी फील्ड आपको लगता है उसमें जाएं। लेकिन संकल्प कैसा चाहिए? अरुणिमा सिन्हा से। और इसलिए जैसा, और अरुणिमा सिन्हा ने जो 4 लाइन बोली ना, वो आखिर में बोलकर मैं मेरी बात करूंगा। वो क्या बोलती है? वो बोलती है एक बात और, इसने, सिन्हा ने तय किया कि 7 कॉन्टिनेंट्स में सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ेगी। 3 कॉन्टिनेंट्स कर चुकी है, एशिया गई, अफ्रीका चले गई, और एक जगह शायद मेरे ख्याल से और एक देश और एक कॉन्टिनेंट चले गई है। अब वो पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया भी गई, वहां की भी सबसे ऊंची चोटी करके आ गई है। वो लिखती है अभी तो परिंदों की उड़ान बाकी है, अभी तो हौसलों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापे हैं कई सागर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो ये भाव लेते हुए और यहां से संकल्प करें, इस पढ़ाई के साथ साथ हम अपनी पढ़ाई को अच्छा करेंगे, जीवन में जो बनना चाहते हैं बनेंगे। बस केवल इतना ध्यान रखेंगे, ये इतना पुराना देश, 10,000 साल से हमने दुनिया भर को ज्ञान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, चिकित्सा, सब कुछ हमने दुनिया को दिया। हम भी यहाँ से जो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने ये ज्ञान दुनिया में बांटा, उन्हीं की संतान है। वैसा ही कुछ खास काम अपने दिल में ये भाव बनाकर कि भारत मेरी माँ है, ये मेरा देश है, जो भी योग्यता मिलती है मुझे वो इस देश के लिए समर्पित करूंगा। ये भाव बनाकर ऐसे कार्यक्रम में हम आएंगे। इसमें यहाँ पर और भी आपका जो इतना अच्छा मैनेजमेंट है, आपके तीनों डायरेक्टर साहब और आपके फाउंडर, इनके सबके मैं थोड़ा सा देख रहा था, आप इनके अनुभव सुनिए खुद, इनके अनुभव भी बहुत जबरदस्त हैं। ये इतना आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे संस्थान में जुड़ने का, आपको आने का सौभाग्य मिला। जरा इतना जरूर करिए, भारत को जानिए, भारत को मानिए, भारत के बनिए,
भारत को बनाइए। ऐसा करते हुए अगर हम जाएंगे तो मुझे लगता है आज का इस कार्यक्रम में आना सार्थक होगा। मैं पूरे प्रिंस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बुलाया, 10-15 मिनट बोलने का मौका दिया। यहाँ आकर मैं बच्चों का उत्साह बढ़ा पाया कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा उत्साह बढ़ा। और ये सोच के कि हमारे इस देश की नई पीढ़ी ये जिस प्रकार की उत्साही है, जैसा आत्मविश्वास इनका है, जैसी साधना और तपस्या इनकी है, तो निश्चित रूप से इस भारत को पूरी दुनिया का सिरमौर होने से कोई रोक नहीं सकता। भारत माता की जय।